अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार। सर हम अभी तक तो इजराइल और ईरान में और इन सब चीजों में फंसे हुए थे। अब एक नया जो है इशू उठ गया है बांग्लादेश का। और जैसे आपने देखा कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको रिजाइन करना पड़ा, उनको जाना पड़ा, वो भारत पहुंची हैं अभी। आप किस तरह से सारी सिचुएशन को देख रहे हैं? पहले जो गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया कहलाती थी, अब जो आई है केयर टेकर गवर्नमेंट या जो आगे आने वाली गवर्नमेंट है उसके लिए कहा जा रहा है कि वो प्रो पाकिस्तान होगी। तो सिक्योरिटी को लेकर आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारत में जा सकते हैं, पाकिस्तान तो इतना कोई नहीं आएगा, लेकिन भारत में जा सकते हैं। और उसको आप बांग्लादेश की सिचुएशन को कैसे, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि ये फौज थी जिसने गवर्नमेंट हटाई है। आपके दो सवाल हैं। पहली बात कि जो हुआ है बांग्लादेश में वो क्या है, और दूसरा है गवर्नमेंट से रिलेटेड। मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ। दुनिया इस समय उथल पुथल में है, एक जगह नहीं, हर जगह टॉलरेंस बहुत कम होती चली जा रही है और टॉलरेंस के साथ आउटसाइड इंटरफेरेंस बढ़ती चली जा रही है। मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रम्प साहब के टाइम में भी कहा गया था कि रशिया ने उनका इलेक्शन रिग कर दिया था। ऐसा कहा जाता है, समझा जाता है कि यस, इजराइल की एग्जिस्टेंस एक तरीके से यूएस द्वारा है, अदरवाइज नहीं हो सकती। बट साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि हमास, हुती, हिजबुल्ला सिर्फ और सिर्फ ईरान के वजह से, और ईरान रशिया की वजह से, चाइना की वजह से वगैरह, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया की वजह से, इस तरह की सारी बातें चलती। मुझे लगता है कि अब दुनिया में एक ये ट्रेंड बन गया है कि जितना ज्यादा दूसरी कंट्री बॉइल पर होगी, डिस्टर्ब्ड होगी, एनार्की में होगी, आपकी अपनी एनार्की कम हो जाएगी, नोटिस में नहीं आएगी। ऐसा मुझे अब लग रहा है, क्योंकि जिस जगह देखो दखल अंदाजी बढ़ती चली जा रही है। और वो दखल अंदाजी इसलिए बढ़ी है क्योंकि आजकल जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एंड सुप्रीमेसी, पैसा अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसको कि बड़े रिस्पेक्टफुल वर्ड्स में कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। सो हर कोई चाहता है कि शायद मैं ग्रोथ कर जाऊं, और अगर मैं नहीं भी कर जाऊं तो कम से कम मेरा दुश्मन ना कर पाए, वो उससे नीचे चला जाए। मुझे लगता है बांग्लादेश के साथ कुछ इसी तरह का हुआ है, जहां तो, और ये बात हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको प्रूफ दूंगा, आपके अपने लॉजिक के लिए, अपनी इंटेलिजेंस के लिए, आपकी अपनी, मेरी नहीं, कि क्या जो कुछ हुआ और क्या बोला गया वो सही है या नहीं। तो दूसरी बात आ गई कि प्रो गवर्नमेंट और नॉन प्रो गवर्नमेंट। क्या हम माने कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी जब रिलेशन अच्छे हो रहे थे? सर क्या कहा हम, जाता है हमारे यहाँ, वैसे हमारे यहाँ मैं कहा जाता है। इसीलिए मैं तो आप ही से, देखिए, मैंने ये सवाल इसीलिए आपसे पूछा है क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे। क्या हम ये माने कि अटल बिहारी जी प्रो पाकिस्तानी थे? मेरे ख्याल ऐसा कहना गलत हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ प्रो हिंदुस्तानी थे। आई डोंट थिंक सो। लॉजिक ये कहता है कि जरूरतों के वजह से आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। चलिए, आपने तो कह दिया कि पाकिस्तान में ऐसा है, मैं आपके सामने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देता हूँ। क्या यूएस गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान है या प्रो इंडिया है? आप बता दीजिए। चलिए और आसान कर देता हूँ, और डिफिकल्ट कर देता हूँ आपके लिए। क्या यूएस गवर्नमेंट प्रो पैलेस्टाइन है या प्रो इजराइल है? क्योंकि पैसा वो पैलेस्टीन को भी कम नहीं देती, पूरे यूरोपियन कंट्रीज कम नहीं देते, तो उनको भी छोड़ दीजिए। क्या इजरायली गवर्नमेंट प्रो पैलेस्टाइन है या नहीं है? चलिए ये बात करते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। भाई आप ही बताइए, हर महीने इजरायली गवर्नमेंट पैसा देती है पैलेस्टीन को गाजा में रहने के लिए, 20,000 लोगों को वर्किंग परमिट देती है अपने यहाँ आने के लिए। कट्टर दुश्मन है आजकल की लैंग्वेज में अगर कहा जाए।
टोटल जिसको बोलते हैं अच्छे से दुश्मनी वाले, बट देखिए इतने सालों से चला रहा है। जब हम बात करते हैं प्रो की, दीज आर दी नीड्स। अब आ जाइए बांग्लादेश पर। इससे पहले मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ, उससे भी आपको समझ आ जाएगा। ऐसा समझा जाता था कि बाइडेन और कमाला हैरिस जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने थे तो वो एंटी इंडियन थे। उन दिनों की जो फर्स्ट स्टेटमेंट्स थी, आप देख लीजिए कहां से कहां। मुझे लगता है कि यस, ये इस बात में शायद कोई दम हो, क्योंकि लॉजिकली करेक्ट है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना प्रो इंडियन इसलिए थी क्योंकि हर बार इंडिया की छत्तर छाया में उनकी जान बचाई गई थी, उनके फैमिली की जान बचाई गई थी। और इसको मैं कहता हूं ये पर्सनल ग्रैटिट्यूड हो सकता है, पर्सनल ऑब्लिगेशन हो सकता है, पर्सनल थैंक्स गिविंग हो सकता है कि मैं उस कंट्री से अदब से बात करूं। क्योंकि ये बार बार मुझे बोलने में आप मजबूर कर देती हैं, पाकिस्तान मेरा कट्टर दुश्मन है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम खुलकर कहते हैं कि पाकिस्तानी बेटी आरजू बहुत बढ़िया है। अब आप बता दीजिए कौन कहां कितना प्रो है या नहीं। सो इसी तरह कोई भी गवर्नमेंट अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रो बनती है, और आप देखेंगे कि चाहे आप जो मर्जी आए कर लें, ये मजबूरी होगी जैसे श्रीलंका की है कि आपको जब आपका तकलीफ वाले दिन आते हैं तो आप वापस इंडिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो वापस पाकिस्तान के पास नहीं गए, वो वापस चाइना के पास नहीं गए। कोई मालदीव्स ले लीजिए, चलिए मालदीव्स भी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि ये हमारे चारों तरफ की कंट्रीज हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मालदीव्स ने बोला कि नहीं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज की तारीख में कहाँ स्टेटस है? व्हाई डू दे वांट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया? आप बता दीजिए। व्हाई दैट प्रेसिडेंट इज प्रपोजिंग? क्यों वो प्रेसिडेंट? क्योंकि उसे अपनी देश की चिंता है, उसको अपने देश की प्रोग्रेस की चिंता है। उसे दिखता है कहीं ना कहीं, डिप्लोमेट्स उसके दिखाते होंगे, दुनिया के बाकी एडवाइजर दिखाते होंगे कि चाइना के चुंगल में आने से आपका कभी शायद फायदा ना हो। हम इसे चुंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे तरफ से हम सो कॉल्ड एंटी है कहने के लिए, बट अगर हम भी एंटी हैं चाइना तो इतना लंबा चौड़ा ट्रेड कैसे हो रहा है? सब कुछ रुक जाना चाहिए। चाइना को भी अपने F-20 और J-20 और J-17 सीधे उड़ाने चाहिए, दिल्ली के ऊपर आना चाहिए और बातचीत कर लेनी चाहिए कि तुम्हारा एयरफोर्स ज्यादा मजबूत है या मेरा एयर डिफेंस ज्यादा मजबूत है। ऐसा नहीं होता। कंट्रीज के डिसीजंस, कंट्रीज के रिलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं और वो रिलायबिलिटी पर बनते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी भी चाहे कितने भी उथल पुथल बांग्लादेश में हो, अभी भी अगर इंडिया अपनी नई बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट को एंटी इंडिया समझता है तो इंडिया ये एक्सक्यूज लेकर आपको क्या लग रहा है अटैक कर देगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। हमारे 1.5 करोड़ हिंदू वहां पर अगर अटके हुए हैं इसलिए अटैक कर देगा? नहीं करेगा, मानिए मेरी। प्रेशर एक्सर्ट करेगा, आर्मी टू आर्मी बातचीत होगी। उसी प्रेसिडेंट वो सॉरी उसी प्राइम मिनिस्टर को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेचुलेट किया है क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स है। Exactly. कृपया कर ये बहुत प्री मेच्योर होगा आपके लिए भी, क्योंकि आपने तो 40-50 साल एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गोदी में खेला है, और तब आपने रियलाइज किया है कि वो आपका अपना नहीं हो पाया। आई थिंक वेट एंड वॉच। किसी भी कंट्री को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिंदगी में रिलेशंस अप्स एंड डाउन जरूर होते हैं, एक फैमिली में भी होते हैं। लेकिन सर अब ये जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, आपके ख्याल से इसको रोका जा सकता था? या 15 इयर्स किसी के लिए भी एज अ प्राइम मिनिस्टर इतना टाइम हो जाता है कि पब्लिक तंग हो जाती है, फिर कहा जाता है डिक्टेटरशिप भी थी, कई तरह की बातें की जा रही हैं। ये और बातें कि तारीफ भी की जा रही है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को काफी स्टेबल किया, उनकी कई चीजें जो है वो बेहतर हुई बांग्लादेश की, ये भी पाकिस्तान में भी बात की जा रही है। लेकिन फिर भी 10 to 15 ईयर्स एक लंबा अरसा होता है, उसमें अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रहा हो तो आपके ख्याल से पब्लिक तंग हो जाती है या क्या बात होती है, या बाकी आप समझते हैं कोई डिक्टेटरशिप चल रही थी वहां पे?
15 साल एक ऐसा समय है, और 15 साल में जोड़ लीजिए एक और टेन्योर जो उनका पीछे भी था, तकरीबन ऐसा माना जा रहा है 20 साल, कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा, जब जब कोई काम करता है तो गलतियां भी करता है, कहीं गलतियां हुई होंगी, और उनकी एक ये सबसे बड़ी गलती रही होगी शायद, कि वो पब्लिक का मूड नहीं पढ़ पाए। वो अवामी लीग की जो बढ़ती हुई पावर है, एक डिक्टेटोरियल पावर जिसको बाकी लोग कह रहे हैं, कि वो बढ़ती चली गई, जो कि एक डिक्टेटोरियल पावर उनके ऊपर ब्लेम में आ गई। वो बीएनपी के साथ जो कुछ हो रहा था, वो शायद उसे इग्नोर कर दी एज अ नॉर्मल रूटीन पॉलिटिकल रिवेंज कह लीजिए, वेंडेटा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। वो जमाते इस्लामी को उस हद तक नहीं पढ़ पाई कि ये वो जमाते इस्लामी है जो क्या ये मेरे कंट्री की अपनी है, कहाँ से इसकी फंडिंग आ रही है, कौन इसका ओरिजिनेटर है, कौन इसका सपोर्टर है। ओपन एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आपका फर्ज बनता है, आप में वो चालाकी होनी चाहिए कि आप ये सब पढ़ पाए कि मेरे डिट्रैक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक वो स्टूडेंट आंदोलन जो कि रिजर्वेशन के लिए स्टार्ट किया गया था 2 महीने पहले, उसमें स्टार्ट होने की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि 2018 में शेख हसीना ने तो रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया था। कोई बात नहीं, उनके ही कोर्ट ने उसको 5% कर दिया था, जो कि उन्होंने अभी तक लागू भी नहीं किया था। सो स्टूडेंट एजुकेशन रिजर्वेशन का बना कैसे? फिर भी, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान होता है, फिर भी वो रिजर्वेशन फर्स्ट 1 मंथ में काफी ऊपर गया, फिर कहीं ऐसा देखा गया कि कुछ कंट्रोल में आया, लेकिन इस बार जब उठा तो वो उठता ही चला गया। उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई का हाथ है, चाइना का हाथ है, यूएसए का हाथ है, पता नहीं किस किस का हाथ है। लेकिन ये हाथ एक श्रूड, एक कैपेबल, एक एक्सपीरियंस्ड प्राइम मिनिस्टर को दिखने चाहिए, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिखने चाहिए थे, उसकी आर्मी को दिखने चाहिए, उसकी पुलिस को दिखने चाहिए थे, उसकी इंटेलिजेंसिया को दिखने चाहिए थे, उसके स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स को दिखने चाहिए थे, जो नहीं देखे गए, या अगर दिखे तो आपने नजरअंदाज किए, जिसका क्या बहुत नहीं। आगे बात इलेक्शन की, कि वो इलेक्शन इस बार रिग कर जीती है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरनल अफेयर है उनका, ना आपका लेना देना ना मेरा लेना देना, लेकिन इसका इवैल्यूएशन आपका और मेरा हक बनता है। 40% इलेक्शन की वो टर्नआउट थी, तो इसका मतलब अगर रिग भी किया गया तो 40% तो रिग हुआ, बड़ी सीधी बात है। और अगर बीएनपी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी उसे कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते आप? भाई मार्शल लॉ तो लगा हुआ नहीं है, इमरजेंसी लगी हुई नहीं है, कागजों में पब्लिकली मीडिया पर ऑफिशियली ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सीधी बात। जैसा कि पाकिस्तान हर बार इसी चीज का बेनिफिट लेता है कि देखिए जी डेमोक्रेटिक वो ठीक है, पीछे से कंट्रोल, दाएं से कंट्रोल, बाएं से कंट्रोल, सारी बातें कंट्रोवर्शियल हमेशा चलती आई है, चलती रहेंगी। सेम गोज फॉर बांग्लादेश। सो मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं कि गलती उस एक प्राइम मिनिस्टर की भी जरूर रही होगी कि वो चीजों को नहीं पढ़ पाई, इग्नोर करती रही, या आपकी लैंग्वेज में भी अगर मैं बोलूं, वो उनको डिक्टेटोरियली डील करती रही कि यस मैं इसको कर्ब कर लूंगी, दमन कर लूंगी, दबा लूंगी। अगर इतना वो पढ़ सकती थी तो वो ये क्यों नहीं पढ़ पाई कि उन्हीं की आर्मी ने फायरिंग करने से मना कर दिया कि हम फायरिंग नहीं करें। अदरवाइज ऐसी कौन सी कंट्री की फौज है जो 10-20 हजार या 10-20 लाख लोगों की एक प्रोटेस्ट को कंट्रोल ना कर? ये हो ही नहीं सकता कि 1.25 लाख की आर्मी का एक्चुअली नाम बहुत चलता है, रिस्पेक्ट बहुत चलती है। आप आर्मी के ऊपर वापस अटैक होते कभी नहीं देखेंगे जब भी कोई सिविल मूवमेंट चलती है या अपीवल होती है। राइट, ये आपके यहाँ है, मेरे यहाँ, सबके यहाँ है, मैं इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। लेकिन उस आर्मी ने भी
इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के चलिए ये वो आपके अपने रिलेटिव थे, आर्मी चीफ, ये है वो है, तो सारी चीजों का अगर टोटल करें तो देयर वाज अ फेलियर इन दी गवर्नेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अगर हम ये कहें या कोई भी दुनिया में बांग्लादेश के बारे में कहे कि जी उनका अपना मामला है, वो जैसे मर्जी हैंडल करें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान उससे अलग नहीं रह सकते। हमसे अलग होकर बांग्लादेश बना था और आप लोगों का अभी तक दावा है कि आपने बनवाया 71 में। तो सर आप लोगों के साथ बॉर्डर भी है, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत के लोग परेशान है। उनको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो क्या आप लोग मैनेज कर पाएंगे? सबसे पहली बात, ये मामला किसका है? अगर मैं आज आपसे पहली बार शायद डिसएग्री कर रहा हूं, क्योंकि हम दोनों एग्री करते हैं कि वी कैन डिसएग्री, अपना अपना सोच है, इसलिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मामला किसका है, मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तान का ये मामला किस तरह से हो सकता है? आपके कहने में वो ब्रेक हो गया, अलग हो गया, आपका मामला रहा कैसे? क्या आप उसके साथ बॉर्डर से वो करते हैं? क्या आप उसके साथ ट्रेड में इतने हाई है कि कोई और इसको सैबोटाज करना चाहेगा? बड़े बड़े सख्त सवाल है सर। इस रीजन में होगा, जैसे मैंने कहा, इस रीजन में अगर कुछ होगा और हमसे अलग हुआ था बांग्लादेश, तो हम भी एकदम पल्ला झाड़ के तो नहीं रह सकते कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आप लोग हमेशा से ये क्लेम करते रहे कि आपने बांग्लादेश बनवाया है, हम भी ये कहते हैं कि यदि आप लोग ना होते तो ऐसा ना होता। तो दोनों कंट्रीज एकदम साइडलाइन नहीं ले सकती ना। आई एम सॉरी नहीं नहीं नहीं, मेरे इट्स दो ओके सर। कॉल तो मैंने डू नॉट डिस्टर्ब आज लगाया नहीं, वो गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। मामले की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम बिल्कुल एनालिसिस पर आ गए तो पाकिस्तान का ये कहना कि ये हमारे रीजन में है, रीजन में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा उस कंट्री के साथ, वो कंट्री से आपके क्या रिलेशन है या क्या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। जब बात आ गई कंपैरेटिवली इंडिया का, इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हम उनके साथ 3750 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करते हैं। हमारी उनकी बाउंड्री मेजॉरिटी जगह पर पोरस है, वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं। मैं खुद अगरतला में, त्रिपुरा में रह चुका हूँ, जहां पर हमने वो घर देखे हैं जो आधा घर बांग्लादेश का है और आधा घर इंडिया की टेरिटरी में है। अगर वो जो दो पिलर्स के बीच की लाइन को अगर लगा, रोजाना सवेरे हजारों लोग काम करने इंडिया आते हैं और वापस जाते हैं, इसलिए हमारा कंसर्न होना शायद जायज है। दूसरा, वी आर ग्रेट ट्रेड पार्टनर्स। बांग्लादेश की ट्रेड की जो विक्ट्री है, एक जो अप ग्राफ है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चैरिटी हुई है, उनका हमारे तरफ भी कंट्रीब्यूशन है। हमारा म्यूचुअल ट्रेड एक अपने आप एग्जाम्पलरी, जितना ज्यादा वो कंट्री फ्लरिश करता है उससे हमें फायदा होता है। क्यों? क्योंकि हम उनसे रिक्वेस्ट कर पाते हैं, एक अच्छा रिलेशन ले पाते हैं कि आप अपने बॉर्डर से हमारी तरफ कोई ऐसी कार्रवाई ना होने दें। आपको याद होगा 70s की बात है, जब बीडीआर के कैंप्स के साथ में ट्रेनिंग कैंप होते थे, नहीं है आज। काफी समय से हमारा ये डिस्प्यूट उनके साथ नहीं है, हालांकि डिस्प्यूट सेम है पाकिस्तान और बांग्लादेश। बट अबव ऑल, जब रीजन की बात आती है, देखिए रीजन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रिलेशन। पाकिस्तान और इंडिया एक ही रीजन से आते हैं। इंडिया ने आज तक पाकिस्तान को किस रीजनल इशू पर सपोर्ट किया? और ऐसा कौन सा इशू है जिस पर पाकिस्तान हमेशा अगेंस्ट ना रहा हो इंडिया के? अगर मैं छींक मार दूं
इस समय, तो शायद पाकिस्तान बोलेगा कि देखिए आरजू काजमी के शो में इंडियन ने छींक मारी है, ये दिस इज अ बैड हैबिट, दिस इज बैड मैनर्स। आई एम जस्ट सेइंग, इससे लोगों को समझ आएगी बात हम क्या कर रहे हैं। सो रीजन की बात आप इतनी पता है रीजन कब आता है? जब पाकिस्तान इंडिया थ्रेटेंड फील्ड करे कि यूएस का कोई बेस बन रहा है, वी शुड फील थ्रेटेंड। चाइना का कोई बेस बन रहा है, वी शुड ऑल फील थ्रेटेंड कि अगर बाई चांस वो पाकिस्तान में अगर बेस बनता है और पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई आती है तो जायज बात है पाकिस्तान के ऊपर हम अटैक करेंगे। इसी तरह अगर बांग्लादेश में आता है, हम डेफिनेटली अगर कोई कार्रवाई उसके द्वारा हमारे अगेंस्ट होती है तो हम करेंगे। चाइना की वो जो स्पाई शिप है वो अगर श्रीलंका आकर डॉक करती है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं कि ये तो स्पाई शिप है, ये ट्रेड शिप नहीं है। ट्रेड वाली शिप्स के लिए हम कभी कुछ नहीं बोलते। सो रीजन वाली बात तब एप्लीकेबल होती है। मुझे लगता है इस समय सिर्फ और सिर्फ इंडिया का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है 3 या 4। पहला, बॉर्डर जो हम उनसे 3700, इसलिए वी आर कंसर्न, वी आर अफेक्टेड, वी आर थ्रेटन्ड। दूसरा, 1.5 करोड़ हिंदू जो अगर कल पलायन कर जाते हैं, शिफ्ट करने की बात करते हैं, तो क्या हम उन्हें एकोमोडेट कर पाएंगे? क्या वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन होगा या नहीं? क्योंकि वो हिंदू बांग्लादेशी हिंदू आज से नहीं है, सालों साल से। सही। भी उन 1.5 करोड़ के साथ एक बड़ी माइनर फिगर रख लीजिए, क्योंकि रोहिंग्यास प्रॉब्लम इज आल्सो कनेक्टेड विद बांग्लादेश, जिनको हम वापस भेजना चाहते हैं। अगर उनके साथ 50 लाख और इनसिक्योर मुस्लिम भी आ गए, क्योंकि देखिए समझदार आदमी जो होता है ना, उसका रिलीजन नहीं होता, उसको सेफ्टी दिखती है, जहां भी सेफ्टी मिले वहां जाओगे। सो उसके साथ 2 करोड़ लोगों को हम कैसे एकोमोडेट कर पाएंगे? क्या हम उसका बर्डन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? उससे भी और एक और बड़ी बात है कि कल किसी भी तरह से फैनेटिक्स, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, जिसको मैं कहूंगा जमात इस्लामी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो उस बांग्लादेश को टेक ओवर कर लेती है तो हमारे हिसाब से एक पाकिस्तान की सिचुएशन मेरे को यहाँ पर भी मिल जाएगी, यहाँ भी ट्रेनिंग कैंप खुल जाएंगे, यहाँ से भी बॉर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, तो मेरी ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। ये हम आपस में इस समय क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम इवैल्यूएट और एनालाइज कर रहे हैं। सही। ये हमारे लिए क्या कंसर्न, हमारे लिए एक और बड़ा कंसर्न है, वो जो ट्रेड जो हमारे बीच में थ्राइविंग चल रहा है, वो ट्रेड में जब कटौती आएगी, हो सकता है उनको 10% का लॉस हो, मेरे को 2% का लॉस। 2% का लॉस मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे वो 2% का लॉस भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल सही। So there are reasons, there are plenty of reasons जिस वजह से इंडिया बहुत हार्शली, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करेगा अगर बांग्लादेश अनस्टेबल होता है, डिस्टेबलाइज होता है। अब आती है आखिरी बात जो शेख हसीना ने कही, मैंने नहीं कही। शेख हसीना ने तकरीबन 1 महीने पहले कहा कि ये सारी चीजों के पीछे ISI ऑफ पाकिस्तान है, जिसको हम इन्वेस्टिगेट करें। वहां से एक और एंगल स्टार्ट हुआ कि अगर, क्योंकि अगर कोई कंट्री ये कह रहा है तो हमें उसको बेवकूफ तो नहीं कहना चाहिए, प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। दैट मीन्स अगर ISI का किसी भी तरह से हाथ पाकिस्तान को छोड़कर बांग्लादेश में भी आता है तो मेरे लिए 2 फ्रंट एक साथ खड़े हो जाते हैं। तीसरा फ्रंट चाइना ऑलरेडी खड़ा है, चौथा फ्रंट टेररिज्म ऑलरेडी खड़ा है। सो इट अफेक्ट्स अस वेरी एडवर्सली, मानना पड़ेगा, इसलिए हम चिंतित हैं। सर अब ये तो खैर हमेशा से कहा जाता है कि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो थी, यानी वो प्रो इंडिया थी, और अभी जो आई है या आएगी आगे तो वो कहा जा रहा है कि प्रो पाकिस्तान होगी, तो वो इस किस्म के एलिगेशंस तो चलते ही हैं, और मेरे ख्याल है आइंदा भी चलते ही रहेंगे कि किसने गवर्नमेंट गिराई और किसने बनाई। लेकिन फिर भी लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे कि कुछ संभलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको बांग्लादेश में, या आपको लग रहा है कि अब और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे बनेंगी? जहां तक प्रो इंडिया प्रो पाकिस्तान है, मैं आपको ऑलरेडी एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दे चुका हूं कि टाइम इज अ बिग हीलर। टाइम देखिए किस तरह से वो गवर्नमेंट अपने देश की भलाई करती है। अगर उसे लगता है कि प्रो पाकिस्तान होना उसकी देश की इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, डेमोक्रेसी, इन सब में कंट्रीब्यूट करती है, तो वो जरूर प्रो पाकिस्तान हो सकती है। लेकिन वो ये जानती है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इज नॉट प्रो डेमोक्रेसी,
Pakistan is not pro-education. Pakistan is not a very rich state or a becoming rich state. जो रिच होगा वही तो किसी को कुछ दे पाएगा. सो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो शायद आपके नंबर इन काउंट्स के ऊपर थोड़े कम होंगे कंपेयर टू इंडिया. तो इंडिया इज अ बिगर कंट्री, दे कैन गिव समथिंग टू देम वगैरह वगैरह. ये पैट्रियोटिज्म की बात नहीं है, ये कंपैरिजन की बात. इसलिए अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर वहां पर और वो बांग्लादेश आर्मी वहां पर थोड़ी सी भी समझदारी लगाएगी, इंटेलिजेंस लगाएगी, तो वो ये जरूर पाएगी कि फायदा किस तरफ है, घाटा किस तरफ. मुझे लगता है हर कंट्री को अलाउड होना चाहिए, उसका हक होना चाहिए कि जहां फायदा है वो उसके साथ जरूर चले. और सबसे बड़ी बात, आपका स्टेक वहां पर उतना बड़ा नहीं है जितना मेरा स्टेक है. इंडिया का स्टेक है वो 1.5 करोड़ की. नॉट दैट के हम उसको पिछले 50 साल से कोई वरिड थे, हम वरिड नहीं थे, छोटे मोटे किस्से होते रहते. बट अगर किसी भी तरह से मास रिफ्यूजी शिफ्टिंग होती है तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है. हम हमेशा चाहेंगे कि बांग्लादेश गवर्नमेंट शुड बी प्रो बांग्लादेश विद सपोर्ट ऑफ इंडिया. ऐसा हमारा बिल्कुल ऐसा ही है सर. सबको जो भी जहाँ रहता है, जाहिर अपनी कंट्री छोड़कर कोई कहीं नहीं जाना चाहता, उनको अपनी कंट्री में रहना चाहिए और पूरी तरीके से उनकी हिफाजत होनी चाहिए, कोई उन्हें परेशान ना करे. ऐसा ही जो है वो हर कंट्री में सिचुएशन होनी चाहिए. थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. थैंक यू.